ये है दुनिया तक का न्यूज रूम। हमारे साथ हैं हमारे कॉलीग्स वर्तिका, मधुर, आशुतोष, जिनके साथ हम हर रोज डिस्कस करते हैं क्या स्टोरी करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए। लेकिन आज हम आपको बताएंगे हर हफ्ते हमने स्टोरीज क्यों की और आगे चल के क्यों करने वाले हैं। वर्तिका, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी हमने किया था, वो था ग्रीस और तुर्की को लेकर, संयुक्त राष्ट्र को लेकर और भारत चीन को लेकर भी। लेकिन अगर जी बस ग्रीस और तुर्की की बात करें तो पहले ऐसे लगा था कि हमें क्या ये ट्रैक्शन लाएगा, क्या लोग समझना चाहते हैं, मुद्दा क्या है, जी मतलब कहीं ना कहीं कंफ्यूजन था। लेकिन ये जो एक्सप्लेनर आपने किया था, ये जरूरी था लोगों को समझने के लिए। जी गीता, थैंक यू सो मच इस बारे में हमारे दर्शकों के साथ इस एडिट मीट में बात करने के लिए। ग्रीस और तुर्की एक समय अब ऐसा आ गया है जब पूरे वर्ल्ड का सेंटर, अभी तक खाली अगर हम मेडिटेरियन सी की बात करें तो बहुत ज्यादा चर्चा में नहीं रहता था, केवल साउथ चाइना सी की चर्चाएं हम सुना करते थे। लेकिन अब धीरे धीरे माहौल ऐसा बन गया है पिछले कुछ सालों में हुई कुछ बड़ी घटनाओं के कारण कि पूरा जो मेडिटेरियन सी है वो एक लगता है कि युद्ध के अड्डे के तौर पर तैयार हो रहा है। जिस तरीके की मिलिट्री एक्सरसाइज वहां पे ग्रीस करने की अपने यूरोपियन पार्टनर्स के साथ में, और फिर जिस तरीके से तुर्की ने वहां पे एक्सप्लोरेशन शुरू किया और अपना एक शिप भेज दिया जिसके साथ जंगी बेड़ा भी था, और साफ साफ कहा कि अगर किसी ने इसको हाथ लगाया तो इसका अंजाम बुरा होगा। तो इस बिल्कुल तरीके की बिल्कुल। सिचुएशंस वहां पे पैदा हो रही हैं, खास करके ऐसे टाइम पे जब अमेरिका अपने इलेक्शंस में बिजी है। और अमेरिका एक, क्योंकि तुर्की और ग्रीस दोनों ही नाटो देश हैं, जी और बिल्कुल। जब और दो बड़े कहीं ना कहीं ये लाने वाली खींचातानी अपने भी है, क्योंकि मतलब अगर तुर्की की बात उसने करें तो ने अभी। नाटो को ज्वाइन जी किया। बोले। 1950 में तुर्की ने नाटो को ज्वाइन किया और उसके बाद से तुर्की जो है हमेशा यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन करने के बारे में सोचने लगा। और वहां के जी जो लोग वो इस बारे में बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव रहे हैं तब से लेकर आज तक। जी जब भी उनसे पूछा जाता है, मैं पर्सनली काफी टर्किश लोगों से मिला हूँ, उनसे जब मैंने, एक मेरा दोस्त था, मैंने उससे पूछा कि टर्की या तो एशिया में है या यूरोप में है, जबकि दुनिया जानती है वो यूरेशिया है और एक अलग जगह है, जी एशिया में भी है और बिल्कुल ज्यादातर हिस्सा है बिल्कुल। उसका, ज्यादातर हिस्सा एशिया में आता है। इस्तांबुल के पार जो ब्रिज है वहां पर वो हिस्सा यूरोप में है। लेकिन लेकिन जो मेरा दोस्त था, मैंने उससे जब पूछा कि तुर्की जो है आपका जो देश है ये किस कॉन्टिनेंट में है, तो उनका कहना था कि ये यूरोप में है। तो जो ज्यादातर जो टर्किश लोग हैं उन वो ये सोचते हैं कि वो यूरोपियन है, लग जबकि वो है नहीं, जबकि वो है एशियन बिल्कुल सी। ये मधुर, है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक बार जब मैं पिछले कुछ समय में कुवैत में थी तो एक बार हम ऐसे ही एक सी क्रूज के लिए गए। वहां पे आई मेट टर्किश फैमिली, और वहां पे जो तुर्की के, वो उस फैमिली में देयर वाज अ टीनेजर गर्ल। मेरे उससे काफी लंबी बातचीत हुई, उसने तुर्की के बारे में अपना एक्सपीरियंस साझा किया। तो उसके, वो फैमिली के पूरे एट्रीब्यूशन से, उसके ख्यालात, उसके जो, अगर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जिस तरीके के आजाद ख्याल और डेमोक्रेसी के लिए उनका समर्थन, और जिस तरीके की लिबर्टी की उनकी ख्वाहिश है, कहीं ना कहीं वो अपने आप को किसी भी यूरोपियन नागरिक से कम नहीं समझते, और उसी तरीके की उनकी एस्पिरेशंस भी हैं। और जी इसीलिए वे बिल्कुल। और सभी अगर आप टर्की को ही देख ले, अब टर्की, हम क्यों कर रहे थे ये स्टोरी, हम इसलिए भी कर रहे थे क्योंकि ये बहुत ही बड़ा मामला और बहुत ही बड़ा मुद्दा बनने वाला है। टर्की अपने में ही, आशुतोष, मधुर, हम लोगों ने इन स्टोरीज पे पहले भी काम किया है। टर्की अपने में ही एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। क्यों? क्योंकि चीन के साथ खड़ा है। जो डिफरेंसेस है ग्लोबल प्लेटफॉर्म में, वो अब नजर आने लग गए हैं इस रीजन में भी, चाहे वो वेस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट की बात करें, सऊदी अरेबिया, कतर, यूएई की बात करें, अमेरिका की बात करें, तो टर्की अपने में ही बहुत ही इंपॉर्टेंट देश, और जो उसके अराउंड जितने भी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं वो डेवलपमेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से शायद हम अगले हफ्ते भी कुछ ना कुछ फोकस रखेंगे जहां पर जो ये डेवलपिंग स्टोरी है उसको आगे लेकर चलेंगे। लेकिन एक मैम और भारत। खबर जो हमारे लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगा आने वाले हफ्ते में, वो है संयुक्त राष्ट्र। जो जनरल असेंबली है उसके सेशंस शुरू होने वाले हैं। मधुर, हमने एक स्टोरी ऑलरेडी किया, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी था, लेकिन आप बताएं, आप उस स्टोरी के बारे में बताएं और ये बताएं उसको आगे कैसे लेके जाने वाले हैं। मैं अपने दुनिया तक के दर्शकों से कहना चाहूंगा कि आप सभी जाकर हमारे डिस्क्रिप्शन में
वो लिंक मिल जाएगा उस स्टोरी का। पूरी वीडियो बहुत शानदार, बहुत मेहनत करके हम लोगों ने बनाई है, और मैं चाहता हूं कि जितने भी लोग इस समय देख रहे हैं उस डिस्क्रिप्शन में जाइए, उस लिंक पर क्लिक करिए। पूरी वीडियो आपको बहुत बेहतरीन आप तरीके से बताऊंगा, और मेरी आवाज सुनने को मिलेगी आपको। पहले भी मैं लेकिन सुनता वीडियो क्या है ये तो समझाए मधुर, वीडियो क्या है, स्टोरी क्या बिल्कुल। था? मैं मतलब एकदम इतना मतलब जब लगाव मेरा जुड़ गया उस वीडियो से, जब मैं उसको बना रहा था तो मतलब एकदम भावनाओं में मैं बह गया उस समय। मैं अब बताता हूँ, जैसा कि अब हमारे दर्शक इंतजार नहीं कर पा रहे होंगे कि उस वीडियो में क्या है। बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि 1955 से लेकर आज तक ब्राजील जो है सबसे पहले यूएनजीए में स्पीच देता है। सबसे पहला नंबर बोलने का हाँ, सबको ब्राजील ये का। लगा होगा कि स्पीच तो शायद अमेरिका को देना चाहिए, सबसे बड़ा देश अमेरिका है। आधे लोगों को पता ही नहीं था कि ब्राजील देता है, और जब पता चला तो फिर बहुत लोगों के दिमाग में ये सवाल होता है कि ब्राजील क्यों, ठीक है। अमेरिका क्यों नहीं? इंटरेस्टिंग तो बात है। उसको एक्सप्लेन किया है इस स्टोरी में मधुर ने। लेकिन इंटरेस्टिंग ये भी है कि ऐसे कई सारे पहलू है जो स्पीचेस को लेकर है, जो यूएनजीए के सेशन को लेकर है वर्तिका, जिसके बारे में हम आगे चल के आगे आने वाले हफ्तों में भी बताएंगे कि बिल्कुल क्यों यूएनजीए के सेशन में कुछ कुछ ऐसे पहलू है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि सबसे लंबा बिल्कुल। स्पीच किस मधुर सबसे लंबा स्पीच किसने दिया? हमारे इंडियन है, हमारे पहले 1947 में हमारे डिफेंस मिनिस्टर हुआ करते थे, अगर मैं गलत नहीं हूँ, मेनन साहब थे। उनके बारे में बहुत चर्चाएं हैं। नेहरू जी प्रधानमंत्री, उस तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी के काफी करीबी माने जाते हैं। सूट बूट पहनकर यूएनजीए में जाया करते थे, और इंग्लिश में बोला करते थे, और बहुत दीवाने थे उस दौर में उनके। हिंदुस्तान में भी और दुनिया भर में उनके दीवाने थे लोग। और उन्हीं का था, और 7 घंटे बोलते रहे थे, 7 घंटे तक मेरे कृष्णा मेनन। मेरे सात ख्याल घंटे से बोलिए। जो मेरे ख्याल से जो लंबी लंबी स्पीचेस अभी तक दी गई हैं यूएनजीए में, मेरे ख्याल से उन कंट्रीज ने दी हैं। जैसे हमारी बात भी हो रही थी अपनी पिछले एडिट, जब हम लोग आपस में बात कर रहे थे कि जिन कंट्रीज का, जो कंट्रीज अगर थोड़ा सा भी बोलती हैं, जैसे अगर कोई डेवलप कंट्रीज है जैसे यूएस है या फिर ब्रिटेन है, थोड़ा सा भी बोलता है तो उसकी हेडलाइंस बन जाती हैं। लेकिन जिन कंट्रीज बिल्कुल को वाकई में दुनिया का ध्यान अपने मुद्दों की तरफ खींचने की जरूरत थी, उन कंट्रीज ने समय समय पर अपने अपने मुद्दों को काफी जो मैं विस्तार से यूएनजी में रखा ताकि पूरी वाक्य दुनिया का बिल्कुल। ध्यान उन मुद्दों की तरफ मैं एक खींचा जा वाक्य सके। बताना चाहूंगा, बड़ा ही इंटरेस्टिंग था। कि एक बार क्या हुआ कि अमेरिका के राष्ट्रपति थे उस दौरान, जॉर्ज बुश। तो उनको वॉशरूम जाना था, तो वो एक पेपर पर लिखकर चले गए थे कि आई वांट टू गो टू वॉशरूम। तो ऐसे भी वाकये हुए हैं। एक बार जी इसी तरीके से किसी ने अमेरिकी राष्ट्रपति को, जॉर्ज बुश को ही कह दिया था कि सल्फर की महक अभी तक आ रही है। मतलब उनका कहना था कि डेविल यहाँ पर था। जी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग जी। चीजें और होती ये हैं। सारे इंटरेस्टिंग स्निपेट्स जो है वो हम इस हफ्ते जरूर लेकर आएंगे, क्योंकि अभी बहुत ही जल्द थर्ड वीक में जो सेशन है यूएनजीए का वो शुरू होने वाला है। और जो इम्पोर्टेंस है कंट्री का, जिस तरीके से कंट्रीज बोलते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म हर किसी को हर समय नहीं मिलता है। अमेरिका, यूके, चाइना जैसे देशों को काफी जल्द और काफी सारी जगहों पे मिलता है, लेकिन छोटे देशों के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल मैं इवेंट होता है। मैं एक बात लेकिन बताना चाहूँ। अगर हम जी मधुर कुछ देश ऐसे भी हैं जो मेंबर नहीं है, अपना रिप्रेजेंटेटिव वहां भेजते हैं। जैसे जरूर, और पैलेस्टाइन है, बहुत जरूरी है। वेटिकन है। पैलेस्टाइन हमेशा एक रिप्रेजेंटेटिव भेजता है और वहां पे स्पीच भी देता है, जबकि आज तक पैलेस्टाइन को एज अ नेशन अभी तक रिकॉग्नाइज नहीं किया है। क्यों नहीं किया है वो एक और मुद्दा है जिसके बारे में हम बात करेंगे कि इसराइल के पीछे कितनी ताकत खड़ी है जिसकी वजह से पैलेस्टाइन आज तक रिकॉग्नाइज नहीं हुआ। और मैं लेकिन बिल्कुल अगर बिल्कुल आशुतोष, बिल्कुल। अगर हम 10 भारत चीन की बात करें, कई सारे जी, खबरें जो हमने गीता, की भारत है चीन से पहले की है। अगर अगर एक एक यहाँ पे बात छोटी सी एक सेंटेंस में मैं हाँ बताऊं कि हाँ बोलिए। पैलेस्टाइन की यहाँ पे बात हुई, तो इजराइल और पैलेस्टाइन को लेकर और इजराइल और यूएई का जो एक बहुत अहम समझौता हुआ है उस पर भी हमने एक एक्सप्लेनर किया है। तो हमारे दर्शक जो जी हमारे साथ बिल्कुल, जुड़े हैं वर्तिका ने वो बहुत ही अच्छा जाकर भी एक्सप्लेनर जरूर किया था। देखें। बहुत ही अच्छा एक्सप्लेनर किया था कि ये जो डील है, जो यूएई और यूएस
के बीच में डील हुआ है इजराइल को लेकर, जिसको अब 15 तारीख को फॉर्मलाइज करने वाले हैं व्हाइट हाउस में, जहां पर इजराइल के प्रधानमंत्री और यूएई के फॉरेन मिनिस्टर, विदेश मंत्री खुद होंगे वो डील को फाइनलाइज करके साइन करने के लिए। वो बहुत ही अहम मुद्दा है, क्योंकि उससे पूरे मिडिल ईस्ट, राजनीति को एशिया बदलने जिसे जा कहते रहे हैं, उसके पूरा डायनामिक्स बदल जाता है। और वर्तिका ने इसे बहुत ही अच्छी तरह एक्सप्लेन किया कि कैसे डायनामिक्स बदलता है, और उसी को वर्तिका अगले हफ्ते फॉलो अप करेंगी, ये बताते हुए कि व्हाइट हाउस में क्या हुआ और उसके इम्पैक्ट। वर्तिका, आपको क्या लगता है यूएस के जो इलेक्शंस होने वाले हैं उसमें कैसे पड़ने वाले हैं? क्या आपको लगता है इसको फॉरेन पॉलिसी अचीवमेंट की तरह देख रहा है अमेरिका? बिकॉज कहीं ना कहीं ट्रम्प इसको बुरी तरीके से खेल रहा है इस मुद्दे को लेकर। बिल्कुल गीता, जो हमारे डोनाल्ड ट्रम्प साहब हैं, वो उनका अपना प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए वो काफी टाइम से कोशिश कर रहे थे कि वो अपनी फॉरेन पॉलिसी को स्ट्रॉन्ग तरीके से सामने रखें, क्योंकि लगातार जो रिपब्लिकन पार्टी है वो बराक ओबामा को काफी वीक फॉरेन पॉलिसी कहकर टारगेट करती रही थी। तो इस बार डोनाल्ड ट्रम्प को अपनी स्ट्रेंथ दिखानी थी और उन्होंने दिखाया कि कैसे वो चाइना के साथ स्ट्रॉन्ग तरीके से पेश आ सकते हैं, या फिर अगर वो चाहें तो उनका प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से पहले एक बहुत बड़ा एक वादा था अपनी सेना के साथ में कि वो वहां से ट्रूप्स को वापस बुलाएंगे और मिडिल ईस्ट में शांति कायम करेंगे। और स्पेशली जब प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस है तो ऑफ कोर्स जो इजराइल के जो एक यहूदी देश है, तो अमेरिका में एक बहुत बड़ी लॉबी है, यहूदी लॉबी, जो कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में हमेशा चर्चा में रहती है। तो उसका सपोर्ट के लिए कि कैसे हम अगर यूएई और इजराइल के बीच में, अगर जो कि इजराइल जिसको अभी तक सभी यहूदी पॉपुलेशन जो है वहां पर, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी, बिल्कुल, और यरूशलेम का मुद्दा हमेशा से ओआईसी कंट्रीज के बीच में और इजराइल के बीच में हमेशा से एक तनाव का मुद्दा रहा था। और अभी तक ओआईसी देश कहते थे कि नहीं, अगर 2 स्टेट सॉल्यूशन, अगर पैलेस्टाइन और इजराइल अगर नहीं मानता है तो हम बिल्कुल हम नहीं वास्ता रखेंगे इजराइल के साथ में। लेकिन कैसे अमेरिका के प्रेशर में ये सब चेंज हो रहा है, तो हम इसके हर डेवलपमेंट पे नजर रखेंगे। इम्पोर्टेंट डील था वर्तिका, चाहे वो इजराइल और यूएई का डील हो या फिर कोसोवो का एम्बेसी खोलना, बहुत सारे ऐसे चीज किए हैं जिसमें जैरेड कुशनर जो कि दामाद है डोनाल्ड ट्रम्प के और प्रिंसिपल एडवाइजर है, उनका बहुत ही बड़ा हाथ है। लेकिन उसी के चलते जितने भी आप ये पीस मूव्स देख रहे हैं आशुतोष, उसी के चलते आपने जो खबर की कि नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट हो गए डोनाल्ड ट्रम्प, वो इन्हीं इश्यूज को लेकर है। कहीं ना कहीं नॉमिनेशन पहली बार नहीं हुआ है, लेकिन जीतने के लिए जो क्राइटेरिया है वो अभी भी काफी दूर है डोनाल्ड ट्रम्प के लिए। जी बिल्कुल, डोनाल्ड ट्रम्प पहली बार ऐसा नहीं है, वो हमेशा से चाहते हैं कि उन्हें नोबेल प्राइज मिले और इसके लिए वो हमेशा कोशिश करते रहते हैं। लेकिन फिलहाल जो है वो चूंकि अमेरिका में इलेक्शन है और अगर वो नॉमिनेट खुद को करना चाहते हैं, नोबेल प्राइज पाना चाहते हैं, तो उन्हें उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो मुद्दा है अभी उनके लिए इलेक्शन है। अमेरिका में उनकी साख बचेगी कैसे, उनके लिए सबसे बड़ा सवाल तो फिलहाल यही है। बिल्कुल। और उसके लिए अगर वो शांति दुनिया में ये स्थापित करना चाह रहे हैं अपनी छवि को, कि वो शांति लाना चाहते हैं इस दुनिया में, ताकि इसका फायदा जो है उनको इलेक्शन में भी मिले। बहुत इंटरेस्टिंग बात कही आशुतोष ने कि लेकिन उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट एक और चाइना को लेकर उन्होंने जैसा डिस्कशन किया है गीता मैम ने, तो उस पर यह है कि जैसे कि वो चीन के खिलाफ हमलावर हैं डोनाल्ड ट्रम्प शुरू से, कोरोना वायरस को लेकर हो या फिर कोरोना वायरस को गलत फायदा भारत के खिलाफ जिस तरीके से चीन ने रणनीति बनाई है, वो सबके सामने आ चुका है, वो कोई नया नहीं है दुनिया के सामने। और डोनाल्ड ट्रम्प ये चाहते हैं कि वो चीन और भारत के बीच में आकर वो अगर मध्यस्थता कर पाए तो, क्योंकि वो पाकिस्तान और भारत के बीच में भी एक बार वही है पीस मेकर का जो उनका प्लान है ना, कि हम ईरान को भी ठीक कर देंगे, हम नॉर्थ कोरिया को भी ठीक कर देंगे, आकर अमेरिका खुद को साबित कर पाए, अफगानिस्तान को भी ठीक कर देंगे, जी बिल्कुल, शांति कायम कर देंगे। बिल्कुल। तो वो उसी लाइन में चल रहे हैं। और चीन के खिलाफ अमेरिका शुरू से चाहता है कि एशिया में उसका दबदबा बना रहे।
उसके लिए भारत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एशिया में, अगर अमेरिका चाहे अपनी साख बचाने के लिए, क्योंकि वो कायम करना चाहता है पूरी दुनिया पर। शुरू से अमेरिका हावी होना चाहता है और शुरू से उसकी रणनीति भी साफ रही है कि एशिया में वो भारत के साथ, फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप है और वो पाकिस्तान के साथ भी पिछले साल उन्होंने इमरान खान के साथ मुलाकात करके एक दिया था संदेश कि वो शांति चाहते हैं भारत और जी पाकिस्तान के बिल्कुल। बीच में। कहीं ना कहीं हमें पता है कि उनका एजेंडा क्या है, लेकिन अगर भारत और चीन की बात करें और चीन को पीछे छोड़ने की बात करें एशिया में, जिस वजह से यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका इतनी इतनी बुरी तरीके से लगा हुआ है एशिया में, तो हमारे अपने मुद्दे बहुत है। क्या हमें ऐसे साइड्स लेना चाहिए? क्या हमें अमेरिका को चूज करना चाहिए? चीन के खिलाफ खड़ा होना चाहिए, या हमें अपने इंटरेस्ट देखने चाहिए? आपको क्या लगता है, क्या आप जो अब हमारे बॉर्डर इश्यूज चल रहे हैं वो चीन के साथ, वो आप लोगों ने जो स्टोरीज किया है, आप लोगों के असेसमेंट पे वो किस वजह से हो रहा है? देखिए गीता, जो मेरी समझ में अभी आता है वो ये कि पिछले कुछ 1-2 सालों में जिस तरीके से अमेरिका चीन को लेके काफी सख्त हुआ है और जितनी तल्खी दोनों देशों के रिश्तों के बीच में आई है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं भारत और चीन के बीच में जो हालिया तनाव है उसको कहीं न कहीं एक हवा देने में, उस चिंगारी को हवा देने में, उस तनाव का मुझे एक बहुत बड़ा हाथ नज़र आता है कि पिछले कुछ सालों से हम देख रहे थे कि कुछ टाइम ऐसा था कि जब से हमारे यहाँ पे विदेश नीति में फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने की बात हुई, उसके बाद में चीन के और भारत के जो आर्थिक संबंध थे, अच्छे खासे फल-फूल रहे थे और चाइना से काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट भी इंडिया में आया था। और एक बार को लगा था कि जब शी जिनपिंग इंडिया आए और अहमदाबाद में जिस तरीके से दोनों की मुलाकातें हुई और उसके बाद में भारत और चीन के नेताओं में जिस तरीके से एक लेकिन क्लोजनेस आ रही थी। कहीं ना कहीं अगर आप देखें, वो हम वहां से थोड़े आगे बढ़ चुके हैं, क्योंकि कोरोना वायरस बिल्कुल, ने बिल्कुल। डायनामिक्स बदल दिए। कहना कहीं ना चाहूंगा। कहीं अमेरिका को मौका मिल गया कि चीन को दिखाने की आपकी जगह क्या है। हुँ, बिल्कुल। और अगर आप दूसरी तरफ से देखें तो चीन ये कह रहा है कि वी विल नॉट बैक डाउन, कि आपको हुँ, अगर दिखाना है कि हम खराब है, हम बुरे हैं, हमारे साथ रिश्ते तोड़ दे, तो ये होने नहीं वाला। तो हुँ, वो उस वजह से भी रिटेलिएटरी है नेचर में काम कर रहा है। लेकिन साउथ चाइना सी में भारत के साथ जो अभी हम देख रहे हैं वो अनप्रेसिडेंटेड है। आज तक बिल्कुल। हमने गन शॉट्स नहीं देखे, 1975 के बाद ये पहली बार हुआ है। तो कुछ ना कुछ बदल गया है। डिफेंस बिल्कुल। मिनिस्टर्स मिले, उसके बाद हमने देखा गन शॉट्स फायर हो गए, फिर फॉरेन मिनिस्टर्स मिलते हैं, उसके बाद देखते हैं कि ट्रूप डिप्लॉयमेंट ज्यादा हो गया है। तो जहां पॉलिटिकल गाइडेंस की बात कर रहे हैं ये दोनों, वहीं दूसरी तरफ जो ऑन द ग्राउंड रियलिटी है मधुर, वो तो बिल्कुल ही यस मैम। फर्क नजर। यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे हाल ही में पीएम मोदी ने अपनी मन की बात में कहा कि हम भारतीयों को या हमारे देश को आत्मनिर्भर बनने की ओर देखना चाहिए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में हमेशा से होता आया है कि आज दोस्त है कल दुश्मन है। पाकिस्तान का हाल देख लीजिए, इतने लंबे समय तक दोस्त बना रहा अमेरिका का, और अमेरिका ने एक गलती हुई पाकिस्तान से, ओसामा मिल गया पाकिस्तान में अबूटाबाद में, सारा रिश्ते खत्म हो गए और फिर इंडिया और अमेरिका दोस्त बन गए। इसलिए सबसे मेन चीज है, हमें अपने आप को स्ट्रांग बनाना होगा, हिंदुस्तान को अपने आप को स्ट्रांग बनाना होगा सभी चीजों में, साइंस एंड डेवलपमेंट हो, टेक्नोलॉजी हो, मिलिट्री हो, सब जगह पर हिंदुस्तान को अपने आप को मजबूत करना होगा समय के साथ में, और यही समय की मांग है। कोरोना में भी खैर जी बिल्कुल। मधु, मैं यहाँ पे एक आ, पॉइंट मैं कहना चाहूंगी कि उनको पाकिस्तान और इंडिया को कंपेयर इस मामले में नहीं करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान से और भी बहुत सी गलतियां हुई कि उन्होंने अपने जो टेरर इंस्टीट्यूशंस थे उनको सही तरीके से बिल्कुल कर्व नहीं किया, जिसकी यहाँ वजह पर से वो FATF। पाकिस्तान की गलती कहना ये मेरे ख्याल से गलत हाँ, होगा, क्योंकि पाकिस्तान का शुरू से एजेंडा रहा है आतंकवाद को ये फैलाना। गलती नहीं है, वो ये शुरू एजेंडा के तहत है। लेकिन लेकिन तो जी मेरा बिल्कुल, वो FATF गलती की नहीं है। तलवार उनके कंधों पे लटक रही है अभी। पाकिस्तान गुनहगार है, पाकिस्तान गुनहगार है, अपनी जमीन पर शुरू से वो भारत के खिलाफ आतंकवाद को का इस्तेमाल करता रहा है, वो उसने पाला है। चूंकि दुनिया तक पे कई सारी स्टोरीज भी हमने बनाई हैं कि पाकिस्तान कैसे रणनीति बना रहा है, आतंकवाद को फैला रहा है, भारत के खिलाफ इसको इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन अब जब पाकिस्तान की हालत खराब हो गई है, तो अब पाकिस्तान ये चाह रहा है कि उसका उसका समर्थन उसको साथ दें उसके दोस्त। लेकिन चूंकि पाकिस्तान के एक मंत्री की तरफ से एक बयान भी अभी आया था कि हमारे अपने दोस्तों ने हमारा साथ नहीं दिया है,
तो जी, उस पे और कैसे देखें? इनफैक्ट वहाँ के प्रधानमंत्री ने खुद बोला था कि अब पाकिस्तान का भविष्य जो है वो चीन के साथ में, वो भी ऐसे समय जी जब अमेरिका और चीन के रिश्ते में इतने लो लेवल पे आ गए हैं, तब उनका ये कहना कि आगे भविष्य चीन के साथ में है पाकिस्तान का, तो इसमें चलिए भी ठीक है, अपने ये एक तो अहम हमने बात की कौन सी क्योंकि इम्पोर्टेंस स्टोरीज की चूंकि हमने। एशिया में चीन भी चाहता है कि उसका वर्चस्व कायम रहे और अमेरिका भी चाह रहा है कि एशिया में उसका दबदबा बना रहे। अब बिल्कुल ऐसे में बिल्कुल। दोनों चलिए, देश आपस में भिड़ गए हैं, दोनों देशों लेकिन के बीच मुझे लगता है बयानबाजी कि हो रही है। मुझे लगता है कि भारत की समझदारी कहीं ना कहीं ये होनी चाहिए कि वो कहीं चीन और अमेरिका के बीच में पिस ना जाए लड़ाई किसी में भी ना तरीके से। भारत बिल्कुल, शुरू से बिल्कुल कभी और भारत को बड़ी समझदारी से इंडिपेंडेंट इस पॉलिसी सिचुएशन से मेंटेन करना निकलना जरूरी है। होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। भारत अब कोशिश ये भी तो कर हो रहा है, गए चूंकि ये अभी तो हो गए कुछ स्टोरीज जो डेवलपिंग है, कुछ जो हमेशा हमारे साथ रहते हैं और हर हफ्ते हम उन्हें फॉलो करते हैं। अब अगर आप हमें बताएं आने वाले हफ्ते में ऐसे दो स्टोरीज, एक हर कोई बताए जो आप लोग को लगता है फोकस स्टोरीज होने चाहिए। वर्तिका आपसे शुरू करते हैं, आपको क्या लगता है हमें किन दो स्टोरीज पे फोकस करना चाहिए? गीता, सबसे पहले तो दो स्टोरीज जो मुझे लगती है वो ऑफ कोर्स इंडिया चाइना सिचुएशन को बहुत ही क्लोजली हम अभी तक मॉनिटर कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। बहुत तेजी से घटनाक्रम बदल रहे हैं और बहुत सेंसिटिव सिचुएशन है जिसकी पल पल की जानकारी हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते ही रहते हैं। दूसरा, जो यूएस इलेक्शंस हैं उनमें भी बहुत से इंटरेस्टिंग ट्विस्ट बिल्कुल। एंड टर्न्स आ रहे हैं, तो उस पर भी हमारी लगातार नजर बनी रहेगी और उसकी भी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। मधुर आप बताएं, आपको क्या लगता है हमें कौन से दो स्टोरीज मुझे पे स्ट्रैटेजाइज करना चाहिए? बचपन से ही मैं सुनता आ रहा हूँ कि इतिहास हमें बहुत कुछ सिखाता है और हमें उससे सीखना भी चाहिए। तो हमें इतिहास में फॉरेन पॉलिसी में जो गलतियां हुई हैं, हमें उसके ऊपर स्टोरी एक ढूंढ के मैं लेकर आऊंगा आप दर्शकों के लिए, और बेहतरीन तरीके से आपके लिए मैं आपके सामने पेश करूंगा। और डेवलपिंग स्टोरीज में बताएं। आप यूएनजीए बहुत इंपॉर्टेंट है, यूएनजीए फॉलो करेंगे। जैसे जयशंकर ने कमाल का काम किया है कि ईरान से होते हुए मॉस्को पहुंचे हैं, और चीन की जो है जो अभी 5 पॉइंट्स के ऊपर जो उन्होंने बात की है, चीन के सामने बात रखी है और सहमति बनी है, ये बहुत बड़ा और बहुत ही ज्यादा काबिले तारीफ है भारतीय चलिए फॉरेन ठीक। पॉलिसी को अगर हम देखें तो। आशुतोष आप बताएं इस हफ्ते कौन से दो स्टोरीज जो आपको लगता है फॉलो करना चाहिए हमें? जी बिल्कुल, चूंकि ये खबरों की दुनिया है, पल पल अपडेट्स आते हैं, हर रोज नई खबरें आती हैं। थोड़ा तय करना मुश्किल है, लेकिन कोशिश ये रहेगी कि कोरोना वायरस की वजह से, जैसा कि आपने हम मेरे से डिस्कस भी किया था आइडिया कि कैसे कोरोना वायरस की वजह से कुछ लोग गए अपनी नौकरी, उन्होंने बाहर के देशों में गए नौकरी करने, लेकिन उन्हें कोरोना वायरस की वजह से नौकरी गंवानी पड़ी, जिसके चलते वो सड़क पर आ गए। कई सारे वीडियोस विजुअल्स हमारे पास आए भी हैं, हमने कॉन्टेक्ट भी बनाए हैं। तो हमारी कोशिश अगले हफ्ते ये रहेगी कि तमाम उस तरीके की स्टोरीज जो भारत के बाहर जाकर लोग जो फंस गए हैं और उनको तमाम तरह की कोरोना वायरस की वजह से मुश्किलों का सामना करना पड़ा है, उन तमाम स्टोरियों को हम खोज कर अपने दर्शकों के लिए लाएं। उससे फायदा ये होगा कि लोग हमसे जुड़ेंगे भी और लोगों को मदद भी मिल सकती है हमारे जरिए। वो तो ये और बड़ी एक और इम्पोर्टेंट स्टोरी है, वो है कोरोना वायरस पर ही वैक्सीन बन रहे हैं, ट्रायल्स हो रहे हैं। क्या मामला कहां तक पहुंचा, कितना आगे बढ़ा, उस पर भी हम आपको पल पल की खबर लेके आएंगे इस हफ्ते भी, आने वाले हफ्ते भी, कि कोरोना वायरस पैंडेमिक को लेकर अलग अलग सरकारों ने क्या क्या रूल्स इम्प्लीमेंट किए हैं और कौन से ऐसे मेडिकेशन है जिस पे वो लोग काम कर रहे हैं, कौन से ऐसे वैक्सीन हैं जिस पर काम चल रहा है। ये था दुनिया तक का न्यूज रूम। जैसे आपने देखा, जितना लाइवली डिबेट आज आपने देखा, ये हर सुबह होता है, हर शाम होता है, लेकिन आपको हफ्ते में एक बार जरूर इसकी झलक हम दिखाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।